हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है आज है संडे और संडे को हम करते हैं प्रैक्टिस। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन होने वाला है वो आपके जो अभी बीपीएससी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है वो क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि उसमें 80 क्वेश्चन थे। आज हम पूरे अपने 80 क्वेश्चन को ना डिस्कस करते हुए करेंगे 40 क्वेश्चन को और डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। ऐसे ही जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो हमारे इससे पाँचों ब्रांच कवर हो जाएँगे। आज हम पाँचों ब्रांच को टच करते हुए क्वेश्चन को करने वाले हैं, आज और कल को मिलाकर। तो चलिए देखते हैं हम पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन है? कार्बोहाइड्रेट है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, उपर्युक्त में से एक से अधिक है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो आपने जब न्यूट्रिशन साइंस की पहली क्लास देखी थी तब भी हमने वहाँ पर डिस्कस किया था माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में। एक वो होता है जिसे हम कम मात्रा में लेते हैं और एक न्यूट्रिएंट वो होता है जिसे हम अधिक मात्रा में लेते हैं। तो जो आपका माइक्रो में आता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट में आता है, वो आपका सीएचओ हो जाता है, आपका प्रोटीन हो जाता है एंड आपका फैट हो जाता है। ये तीनों को हमें अधिक मात्रा में लेना होता है और ये क्या करते हैं? ये ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। बाकी आपके जो मिनरल बचते हैं और जो विटामिन बचते हैं वो किस में आते हैं? वो माइक्रो में आते हैं, मतलब उनकी हमें सूक्ष्म मात्रा लेनी होती है। तो यहाँ से आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा मैक्रो और माइक्रो के बारे में। तो आपका मैक्रो में कौन-कौन आएगा? आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपका आ जाएगा। बाकी जो आपका कैल्शियम बच रहा है, कैल्शियम आपको पता है एक प्रकार का मिनरल होता है। तो ये मिनरल क्या होते हैं? ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक? ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को किस प्रकार की पूर्ण अवस्था की स्थिति में परिभाषित किया है? पहला, आध्यात्मिक कल्याण, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक कल्याण, रोग का अभाव, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है जो डब्ल्यूएचओ के द्वारा बताया गया है स्वास्थ्य की परिभाषा, उसमें अध्यात्म कल्याण है और मानसिक, शारीरिक और सामाजिक कल्याण को ये आपको लास्ट में जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया है और रोग का अभाव। तो ये तीनों चीज़ों को जब ये तीनों तरह से तीनों में मतलब आध्यात्मिक कल्याण, मानसिक और शारीरिक कल्याण, रोग का अभाव, तीनों ही आपके किस में आते हैं? तो ये स्वास्थ्य एक स्वस्थ व्यक्ति की जो पहचान होती है वो होती है। तो इसमें नया क्या जोड़ा गया है? तो इसमें आपका यही मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक कल्याण को जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन-सा भोजन प्रोटीन से समृद्ध माना जाता है? इनमें से कौन-सा ऐसा भोजन है जो प्रोटीन से समृद्ध माना जाता है? आम माना जाता है, दालें मानी जाती हैं, मक्का माना जाता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक माना जाता है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है जो ये शाकाहारी लोग होते हैं, हम शाकाहारी लोग कहाँ से अपने प्रोटीन की प्राप्ति करते हैं? तो वो हमारी दालें होती हैं। लेकिन आपको भी पता है दालें भी आपके जो प्रोटीन होता है इसमें सारे जो एमिनो एसिड पाए जाते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो दाल होता है आपका, ये अपूर्ण प्रोटीन में आता है। लेकिन आपको पता है कि जो शाकाहारी हैं वो किससे अपने प्रोटीन की पूर्ति करते हैं? तो वो करते हैं दालों से। आपका राइट आंसर कौन-सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन-सा खाने के लिए सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक खतरा है? कीड़े हैं, वायरस हैं, वीविल्स हैं
विविल हैं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जानने से पहले हम कुछ बातों को समझते हैं। वो आ जाता है इसमें आप 3 पॉइंट दिया गया है, आप तीनों पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। पहला कि खाद्य पदार्थों में दिखाई देने वाले जैविक संकट, यहाँ पर क्या बोला गया है कि खाद्य पदार्थों में दिखाई देने वाले जैविक संकट कौन-कौन से हैं? कृमि है, मक्खी है, घुन है, तिलचट्टा है या फिर इल्ली है। तिलचट्टा को ही हम कॉकरोच भी बोलते हैं। और क्या है आपका? घुन है। घुन आपने देखा होगा ये ज़्यादातर गेहूँ हो गया, चावल हो गया इनमें लगता है, ठीक? तो ये कौन से हैं? ये हैं हमारे दिखाई देने वाले जैविक संकट होते हैं, ठीक? अगला पॉइंट है जो आपका कि खाद्यों में दिखाई ना देने वाले सूक्ष्म जैविक संकट कौन से होते हैं। इससे पहले जो हमने देखा वो हमने देखा दिखाई देने वाले, और जो अब हम देख रहे हैं ये है हमारा दिखाई ना देने वाले हैं, मतलब जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। तो इसमें आपका आ जाता है जीवाणु, मतलब कि बैक्टीरिया, मतलब इसे हम इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। किसको? जीवाणु को। दूसरा आता है आपका खमीर, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ईस्ट। तीसरा है आपका प्रोटोजोआ, फफूंदी, विषाणु और वायरस। तो ये हमारे जो खाद्य पदार्थ में ना दिखने वाले सूक्ष्म जैविक संकट होते हैं, ठीक? अगला है आपका खाद्य पदार्थों के भौतिक संकट। खाद्य पदार्थों के भौतिक संकट, इसमें आ जाता है बीड़ी, सिगरेट, बटन हो गया, रेशेदार जूट हो गया, कील हो गए, नट बोल्ट हो गया, आभूषण हो गया, दिया सलाई हो गया, हड्डियों के टुकड़े हो गए, पंख हो गया, तना, बीज, पत्थर, बाल। ये सारी चीज़ें आपके किस में आती हैं? तो ये आपकी खाद्य पदार्थों के भौतिक संकट में आते हैं। तो हमने जो हमारे खाद्य पदार्थों में संकट पाए जाते हैं, एक होता है दिखाई देने वाले जैविक संकट, दूसरा होता है सूक्ष्म जैविक संकट और तीसरा होता है खाद्य पदार्थों के भौतिक संकट। ये जो मैंने डाटा लिया है ये कहाँ से लिया है? तो ये आपको एनसीईआरटी 11th-12th की बुक आप जब देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये वहीं से लिया गया है, कहीं और से उठाया नहीं गया है। तो जो ये आपका क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से पूछा गया था। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, अब हम दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं। दोबारा क्वेश्चन आपका ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा खाने के लिए सूक्ष्म जैविक खतरा वैज्ञानिक खतरा है? तो आपने कीड़े के बारे में भी देखा, आपने वायरस के बारे में भी देखा, आपने विविल के बारे में भी देखा। विविल जिसे हम घुन कहते हैं, ठीक? कीड़े, कीड़े के बारे में भी आपने देखा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा वायरस, ठीक? यहाँ पर डिटेल में चीज़ों को इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि पेपर को डिस्कस करने का मतलब ये है हमारा कि जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं हम उन्हें देखते हुए चलें और अगले एग्ज़ाम में यहाँ से कहाँ क्वेश्चन बन सकता है हम उसको भी समझते हुए चलेंगे। तो जब आप क्वेश्चन को देख रहे हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से देखा कीजिए क्योंकि क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक? जैसे यहाँ पे अभी क्या पूछ लिया गया कि खाने वाले सूक्ष्म जैविक खतरे कौन हैं? सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक खतरे, ये तो हमने इस बार पूछ लिया गया हमसे। हो सकता है नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा हमारा, चाहे वो बीपीएससी का हो या टीजीटी, पीजीटी हो या किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो जो होम साइंस से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपसे खाद्य पदार्थों के भौतिक संकट भी पूछे जा सकते हैं। तो हमें साथ में अपने अदर पॉइंट को भी क्लियर करते हुए चलना है जिससे हमें नेक्स्ट एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक? और कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो अगर वो होम साइंस से रिलेटेड है तो उसके लिए हमें यही सारी बुकें पढ़नी होती हैं। जो हम थ्योरी कवर करते हैं वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे वो आप राजीव प्रकाशन हो गया मतलब जो यूपी बोर्ड के बुकें हो गई या फिर जो आप एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए वहाँ से हो गए या फिर जो हमने आपके अलग-अलग ब्रांच के बुक बताए हैं, तो यही सारी बुकें जो हैं आपको हर एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो बीपीएससी का जैसे जब मैं थ्योरी की क्लास ले रही थी, तो वहाँ पे काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि आप जो है थ्योरी की बीपीएससी की थ्योरी करवाइए। तो क्या कहीं अलग से थोड़ी ना आता है, ये हमारी इन्हीं बुकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका
कि पार्श्वीकरण में तापमान को किस प्रकार रखा जाता है। पार्श्वीकरण की क्रिया में तापमान को किस प्रकार रखा जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखा जाता है, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाता है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है, आपने पार्श्वीकरण के बारे में पढ़ा है, जहाँ पर हमने देखा था कि जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री से नीचे रहता है। कितना? 100 डिग्री से नीचे, मतलब कितने पे हम दूध का पार्श्वीकरण कर रहे थे? तो 72 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका कि फल जैसे किशमिश, आलू बुखारा, अंजीर, खुबानी, नाशपाती और आड़ू को किस प्रकार संरक्षित किया जाता है? किस प्रकार से इनको संरक्षित कर सकते हैं आप? क्या इनको निर्जलीकरण विधि से संरक्षित कर सकते हैं? सुखाना, डिब्बाबंदी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपने चीज़ों को, मतलब फलों को, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के बारे में डिस्कस किया है, हमने इसकी थ्योरी भी कंप्लीट की है। तो आपको पता है ये जो निर्जलीकरण है, ये भी जो है आपके फलों को या फिर हम चीज़ों को, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको संरक्षित कर सकते हैं। मतलब कि निर्जलीकरण का अर्थ ही होता है कि फलों को सुखाना, और ये सुखाना भी आपका इसी में आता है डिब्बाबंदी। ये जो तीनों ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ये तीनों विधियों से ही, इन तीनों विधियों से हम क्या कर सकते हैं? तो हम इन तीनों विधियों से इन चीज़ों को संरक्षित कर सकते हैं। किसे? फल जैसे किशमिश हो गया, आलू बुखारा हो गया, अंजीर हो गया, खुबानी हो गया, नाशपाती हो गया, आड़ू हो गया। इन सारी चीज़ों को आप निर्जलीकरण विधि से भी संरक्षित कर सकते हैं, इनको सुखाकर संरक्षित कर सकते हैं, इनकी डिब्बाबंदी करके भी इनको संरक्षित कर सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4th है, मतलब कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि जब लंबाई उम्र के अनुसार पर्याप्त से कम हो तो उसे कहते हैं। अगर लंबाई जो है, लंबाई उम्र के अनुसार पर्याप्त ना हो तो उसे क्या कहेंगे? क्या उसे मैरास्मस कहेंगे? क्या उसे हम वेस्टिंग कहेंगे? या फिर हम उसे स्टंटिंग कहेंगे? मैरास्मस से तो आप सभी वाकिफ हैं। आपने इसके बारे में सुना है, हमने इसके बारे में ज़िक्र किया है, हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा की है। लेकिन अब क्या हो गया कि जो आपका वेस्टिंग आ गया और स्टंटिंग आ गया। ये क्या होता है? इसके बारे में हम, इसका आंसर जानने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये मैंने आपका सीधे गूगल से उठाया है, आप भी वहाँ पर जाकर देख सकते हैं इन चीज़ों को। तो जो एक तो हमने किसके बारे में देखा? स्टंटिंग के बारे में देखा, और दूसरा हमने वेस्टिंग के बारे में देखा। स्टंटिंग क्या होता है? तो स्टंटिंग में क्या होता है? लो हाइट फ्रॉम एज, मतलब उम्र से आपका जो हाइट है वो कम होता है। आपकी उम्र के हिसाब से जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो कम होती है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्टंटिंग बोलते हैं, ठीक? और दूसरा जो है आपका, वो वेस्टिंग की बात की जा रही है। तो लो वेट फ्रॉम हाइट, मतलब कि आपकी लंबाई जितनी है उससे आपका वेट क्या है? उससे आपका वेट कम है। तो ये हो जाता है आपका स्टंटिंग, और जो है वेस्टिंग हो जाता है। एक पॉइंट को और देखेंगे, ये भी मैंने गूगल से ही उठाया है, तो आप वहाँ पर जाकर इसे भी देख सकते हैं। स्टंटिंग क्या होता है? अ, ये आपका होता है हैविंग लो हाइट फ्रॉम एज। वही चीज़ें यहाँ पर भी बताई गई हैं कि मतलब जो आपका हाइट है वो आपकी एज से कम होता है। और क्या? हैविंग लो वेट, मतलब आपका जो वेट है वो आपके हाइट से कम होता है। तो ये आपका हो जाता है क्या? वेस्टिंग। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब लंबाई उम्र के अनुसार पर्याप्त से कम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे वेस्टिंग कहते हैं, या फिर हम उसे स्टंटिंग कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे हम? तो उसे हम कहते हैं स्टंटिंग बोलते हैं, ठीक? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है? इन चीज़ों को आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक?
एक पॉइंट आपका और है, इसे भी आप नोट करते हुए चलेंगे, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो माल न्यूट्रिशन अवेयरनेस वीक कब से कब तक मनाया जाता है? तो वो आपका मनाया जाता है 4 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, ठीक? इसे भी आप नोट कर लेंगे। आपको जो चीज़ें यहाँ पर नई मिल रही हैं, आप उसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि कौन सी विटामिन की जरूरत होती है स्वस्थ इपिथेलियम, सामान्य दृष्टि, विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता हो गया, आपकी सामान्य दृष्टि हो गई, एपिथेलियम हो गया, इन सब को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? क्या वो विटामिन सी की आवश्यकता होती है? क्या वो विटामिन बी 12 की आवश्यकता होती है, या फिर विटामिन ए की आवश्यकता होती है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से किसी की आवश्यकता नहीं होती है? तो आपको पता है, यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ होंगे। क्या कन्फ्यूज़ होंगे? ये जो आप कुछ विटामिन, आपको पता है जो विटामिन होते हैं ना, हर विटामिन कोई न कोई कार्य हर विटामिन मिलता-जुलता करता रहता है। लेकिन हर विटामिन की कोई न कोई एक विशेषता होती है जो उसका मुख्य कार्य होता है। जैसे जैसे विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी घाव भरने का कार्य करता है, ठीक? आपको पता है विटामिन बी 12 ये आपके त्वचा से संबंधित होता है, और जो है आपके जबड़ों से संबंधित कौन होता है? सी होता है। तो इन दोनों को हम निकाल देंगे। अब हम यहाँ से कन्फर्म कैसे करेंगे कि ये हमारा विटामिन ए है? तो आपको पता है कि हमने ये दृष्टि की बात किसमें की थी? आपको पता है कि ये जो विटामिन ए होता है, ये आपके सामान्य दृष्टि, एपिथेलियम, इन दोनों की बात हमने विटामिन ए में किया था। तो यहाँ से आप इसको पकड़ सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका विटामिन ए हो जाएगा। इसको कंफर्म करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? तो सामान्य दृष्टि पर आते हैं और एपिथेलियम में आते हैं। आपको पता है ये जो हमारा विटामिन ए होता है, ये हमारे नेत्र के लिए आवश्यक होता है, ठीक? अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से कौन-सा डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है? कौन-सा इसमें आपका है जो डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है? ग्लूकोज़ होता है, लैक्टोज़ होता है, फ्रक्टोज़ होता है, या फिर एक से अधिक होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो जब हम डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कितने प्रकार का होता है? तो आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हमने 3 भागों में बाँटा था। किसमें? एक तो आपका था एक पहला आपका था मोनो। यहाँ से हम देखते हैं, पहला आपका था मोनो, दूसरा आपका था डाई और तीसरा आपका था पॉली। इन तीनों के बारे में हमने चर्चा किया था। तो जो आपका मोनो था उसमें 3 थे, और जो आपका डाई था उसमें 3 थे, लेकिन जो आपका पॉली था उसमें कितने थे? उसमें 5 थे। तो आपको बताना ये है कि इसमें से डाई में कौन आता है? क्या ग्लूकोज़ आता है या फिर फ्रैक्टोज़ आता है? तो आपको पता है ये जो ग्लूकोज़ और फ्रैक्टोज़ होते हैं, ये आपका लैक्टोज़ जो होता है ये आपका डाई में आता है, बाकी ये दोनों आपके किस में आते हैं? ये दोनों आपके मोनो में आ जाते हैं। ये हमने कार्बोहाइड्रेट के क्लास में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। अब ये आपको पता है जो ये लैक्टोज़ होता है ये किस में पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है दूध में, और हम इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए हम इसको दुग्ध शर्करा के नाम से भी जानते हैं। तो आपका लैक्टोज़ क्या है? पहला पॉइंट, लैक्टोज़ जो है हमारा वो डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये दुग्ध में पाई जाने वाली शर्करा होती है। दूध की जो मिठास होती है वो किसके कारण होती है? तो जो दूध में मिठास होती है वो आपके लैक्टोज़ के कारण ही होती है। ठीक? ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, पके हुए स्टार्च का पाचन कहाँ शुरू होता है? ये जो कहने का मतलब ये है कि स्टार्च का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? क्या मुँह से होता है? क्या पेट से होता है? या छोटी आँत में होता है? या फिर एक से अधिक, मतलब इन कई में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो आपको पता है कि ये जो स्टार्च होता है, इसका पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो इसका पाचन जो है आपका वो मुँह से ही स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा स्टार्च ही ऐसा है जिसका पाचन जो है मुँह से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो मुँह में लार होता है ना, तो ये लार में मिलकर पाचन करना शुरू कर देता है। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है, वो कहाँ पाया जाता है? आपने पेप्सिन के बारे में पढ़ा है। क्या ये पेट में पाया जाता है? क्या ये छोटी आंत में पाया जाता है? क्या ये आंतों की कोशिकाओं में पाया जाता है? या फिर ये उपर्युक्त में से एक से अधिक में पाया जाता है या फिर किसी में नहीं पाया जाता है? तो आपको पता है ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है, ये किसमें पाया जाता है? तो ये पेट में पाया जाता है, ठीक? अब आप मुझे कमेंट करके बताएँगे कि ये पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक होता है, ठीक? पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? आपको पता है कि ये कहाँ पाया जाता है? पेट में पाया जाता है। ये तो हो गया हमारा राइट आंसर। लेकिन अब आप बताएँगे कि ये पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? क्या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, वसा का या किसका? आपको बताना है किसका पाचन करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, प्रगतिशील श्रृंखला में क्रमानुसार सुसंगत बदलाव को डॉट 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 कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं? जो प्रगतिशील श्रृंखला में क्रमानुसार सुसंगत बदलाव हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम वृद्धि बोलते हैं? क्या उसे हम विकास बोलते हैं? क्या हम उसे परिपक्वता बोलते हैं? या उपर्युक्त में से एक से अधिक बोलते हैं? या फिर इनमें से कोई नहीं होता है आपका? तो आपको पता है कि ये जो वृद्धि होती है ये केवल आपके शारीरिक बदलाव को बताती है। शारीरिक वृद्धि होने वाली जो होती है उसी को हम वृद्धि बोलते हैं, जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है? विकास। इसका राइट आंसर जो होगा वो विकास होगा। और आपको पता है यहाँ से आपको कंफर्म करना है ये क्रमानुसार। ये जो विकास होता है ना, ये कैसे चलता है? ये क्रमानुसार होता है, ठीक? प्रगतिशील श्रृंखला में क्रमानुसार सुसंगत बदलाव को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम विकास बोलते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि विकास जो व्यायाम एवं कोशिश से आता है, कहलाता है। मतलब जो विकास होता है व्यायाम और कोशिश करने से, वो क्या कहलाता है? क्या वो परिपक्वता कहलाता है? क्या वो सीखना कहलाता है? क्या वो वृद्धि कहलाता है? या फिर एक से अधिक कहलाता है? या इनमें से कोई नहीं कहलाता है? तो आपको पता है जो व्यायाम और कोशिशों से सीखा जाता है, वो आपका सीखना कहलाता है। सीखना कहाँ से कहलाता है? तो आपको इसे लेना है कहाँ से? थॉर्नडाइक के जो नियम दिए थे क्या? तत्परता का, अभ्यास का। तो ये जो अभ्यास होता है, अभ्यास से क्या करते हैं? अभ्यास से आपका सीखना होता है। हम क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं, त्रुटि करते हैं, त्रुटि करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं और क्या करते हैं? चीज़ों को सीख लेते हैं। मतलब हम क्या करते हैं? प्रयास करेंगे, हम सीखेंगे, तो हमसे त्रुटि होगी, फिर हम त्रुटि को सुधारेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? वापस से प्रयास करेंगे, प्रयास करने के बाद सीखेंगे, फिर से हमसे जो त्रुटि होगी उसमें हम सुधार करेंगे और इस तरह से हम क्या करेंगे? हम चीज़ों को सीख लेंगे, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है। एक सामान्य शिशु का वजन किस समय तक दोगुना हो जाता है? क्या वो 3 महीने में होता है, 6 महीने में होता है, 9 महीने में होता है या फिर 1 से अधिक? इसमें से 1 से अधिक है या उपर्युक्त में से कोई नहीं है? तो आपको पता है कि एक सामान्य शिशु का वजन किस समय तक दोगुना हो जाता है? तो वो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 माह में, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षण प्रणाली के अनुसार 9 महीने के शिशु को कौन-सा टीका लगाया जाता है? क्या उसे ओपीवी टीका लगाया जाता है या फिर हेपेटाइटिस बी का लगाया जाता है, खसरा रूबेला का लगाया जाता है या एक से अधिक टीके लगाए जाते हैं या उपर्युक्त में से कोई नहीं लगाया जाता है? तो आपको पता है ओपीवी का सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्या? ओरल पोलियो वैक्सीन, इसका ये फुल फॉर्म होता है।
तो जो 9 महीने का शिशु होता है, उसे कौन-सा टीका लगाया जाता है? यहाँ पर उसे टीका लगाया जाता है खसरा और रूबेला, खसरा का रूबेला, ठीक? अब इस क्वेश्चन से आपको क्या समझना है? अभी तक क्या हम देख रहे थे कि जन्म के समय 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह में शिशु को कौन-सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी, बीसीजी, बीसीजी। बीसीजी से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे थे। तो अगर अब ये 9वाँ महीना आपसे पूछा गया है, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर हो जाना है कि जो आपके और 1.5 महीने पर लगने वाले 6 महीने जो भी जितने भी टीके लगते हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने लिस्ट नहीं बनाई है, मुझे बनानी चाहिए थी कि हर महीने जो आप बच्चे को टीका लगता है 1.5 महीने पर, 3 महीने पर, उन सब की लिस्ट बनानी चाहिए थी। लेकिन हम उसको डिस्कस कर लेंगे किसमें, जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे वहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपका कोई एग्ज़ाम होता है तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे। क्योंकि आपसे अगर 9वाँ महीना का पूछा गया है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि और बीच के भी टीके पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन बनेगा, यहीं से बनेगा। क्योंकि अगर जब हमने बीसीजी के बारे में पढ़ा था, हमने पहले सप्ताह के बारे में पढ़ा था, तो अगर हमने उसी टाइम पर पूरे टीके को पढ़ा होता, तो हमें जो है ये क्वेश्चन आसानी से कर ले जाते। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि कैंची का उपयोग करना कौन से विकास के अंतर्गत आता है? अगर कोई बच्चा है कैंची का उपयोग कर रहा है, तो वो किस विकास के अंतर्गत आता है? क्या वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है, बौद्धिक विकास के अंतर्गत आता है, मोटर विकास के अंतर्गत आता है या उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शारीरिक विकास ये तो आपको पता है, बौद्धिक विकास मतलब कॉग्निटिव विकास हो जाता है आपका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और ये जो आपका मोटर है, मोटर डेवलपमेंट जो होता है आपका, मतलब कि बच्चा जो है इसमें अपने मांसपेशियों पर कंट्रोल करना सीख लेता है। तो अगर बच्चा कैंची से किसी चीज़ को काट रहा है, इसका मतलब उसकी जो हाथ की मांसपेशियाँ हैं वो कंट्रोल करना सीख गया है। मतलब वो अपने हाथ की मांसपेशियों से काम कर रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो आपका आ जाता है मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि जब जब शिशु स्वस्थ वृद्ध के नमूने से पिछड़ जाता है, तो चार्ट में उसका विकास वक्र क्या दर्शाता है? मतलब देखिए, एक चार्ट हम बना लेते हैं, चार्ट बनाते हैं। अब इसमें कहा क्या जा रहा है कि जो शिशु है अपने स्वस्थ वृद्ध के नमूने से पिछड़ जाता है, मतलब ग्राफ तो ऐसे होना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो रहा है, पिछड़ जा रहा है। तो पिछड़ जाने का मतलब क्या है, अब ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो जब ये इस तरह से बनेगा तो इसका जो वक्र है किस दिशा में दर्शा रहा है? क्या वो नीचे से नीचे की दिशा में दर्शा रहा है, ऊपर की दिशा में दर्शा रहा है, सपाट है या उपर्युक्त में से एक से अधिक है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हम कहाँ देख रहे हैं, वो कहाँ दर्शा रहा है? तो वो आपका नीचे की तरफ दर्शा रहा है। अगर ये जो है आपका वृद्धि की दर ये अपनी वृद्धि से बढ़ता जाता तो क्या होता? तो ऊपर की तरफ दर्शाता। लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया है कि वो कैसे है? तो वो अपनी वृद्धि के नमूने से पिछड़ जा रहा है। पिछड़ जा रहा है तो उसका जो वक्र बनेगा कैसे बनेगा? तो वो नीचे की दिशा में बनेगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि 3 महीने की उम्र में कौन-सा क्रियात्मक विकास माइलस्टोन शिशु हासिल करता है? माइलस्टोन मतलब ये होता है कि एक जैसे एक रेंज होता है, रेंज में अपना पहुँचना। मतलब कि जो 3 महीने का बच्चा है, वो कितना विकास कर चुके होगा कि जब उसे करना चाहिए 3 महीने में। तो वह पीठ से पेट और पेट से पीठ तक पलट सकता है। एक वयस्क के सहारे बैठ सकता है, अपने सिर को सँभाल सकता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि ये वयस्क के सहारे तो बैठ नहीं सकता है, आप इसको यहीं से कट कर देंगे। आपको पता है जो 3 महीने का शिशु है, वो जो उसके विकास का दर है मतलब वो कहाँ तक पहुँच पाएगा, उसकी जो विकास की क्रिया है कहाँ तक पहुँच पाएगी? तो वह पीठ से पेट और पेट से पीठ तक पलट सकता है, हो सकता है।
लेकिन जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है वो है आपका कि वो अपने सिर को सँभाल सकता है। मतलब जो आप देखे होंगे जब एक नवजात शिशु होता है तो वो अपने सर पे उसका कंट्रोल नहीं होता, उसकी मांसपेशियाँ बिल्कुल भी परिपक्व नहीं होती हैं। आप जैसे ही पकड़ेंगे अगर तो हम छोटे बच्चों को क्या करते हैं, उसके सिर से पकड़ते हैं ना, तो उसके सिर से पकड़ते हैं। लेकिन जैसे 3 महीने का बच्चा होता है, तो 3 महीने तक उसके जो सर की मांसपेशियाँ होती हैं, वो अपने सर पे कंट्रोल कर लेता है। मतलब अपने सिर को सँभाल लेता है। कौन? जो 3 महीने का बच्चा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सिर को सँभाल लेता है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, टेलीग्राफिक बोली का क्या मतलब होता है? टेलीग्राफिक बोली का क्या मतलब होता है? तुतलाना होता है, 1 या 2 शब्दों के सरल वाक्य जो संपूर्ण अर्थ अभिव्यक्ति करते हैं, टेलीग्राफी का ये अर्थ होता है, या कू-कू करना होता है, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो टेलीग्राफी का जो अर्थ होता है वो होता है कि 1 या 2 शब्दों के सरल वाक्य जो संपूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करते हैं। मतलब जैसे छोटा बच्चा है, अगर वो कोई 2 शब्द बोलता है, लेकिन उसका पूर्ण अर्थ निकलता है। अपनी वो सिर्फ़ 2 शब्दों से ही वो अपने पूरे वाक्य को कह देता है। जैसे मम्मा मतलब मम्मी को बुला रहा है, माँ माँ मामा को बुला रहा है, पापा पापा बोल रहा है। तो मतलब जो उसका एक उसके जो 2 शब्द होते हैं, जैसे जो छोटा बच्चा होता है, जब वो छोटे शब्दों में अपने पूरे वाक्य को कह देता है, तो वही आपका होता है टेलीग्राफिक बोली होता है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है। तो 6 वर्ष की आयु तक बच्चा कितने शब्द सीख जाता है? जो एक 6 वर्ष का बच्चा होता है, वो एक 6 वर्ष का बच्चा कितने शब्दों को सीख जाता है? करीब-करीब 10,000, करीब 12,000, करीब 8,000, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर अलग-अलग बुक में अलग-अलग मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर माना जाएगा वो है आपका करीब 10,000 शब्द बोल लेता है। कौन? एक 6 वर्ष का जो बच्चा होता है वो करीब-करीब 10,000 शब्दों को बोल लेता है। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसका सूचक है? क्या वो जीवन प्रत्याशा का सूचक है, साक्षरता का सूचक है, या फिर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय का सूचक है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं है? तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ये किसका सूचक होता है? तो ये जीवन प्रत्याशा का सूचक होता है, साक्षरता का सूचक होता है, और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय का भी सूचक होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th वाला, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक? यहाँ पे आपको सिर्फ़ अपने राइट आंसर को नहीं देखना है, आपको बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, उनको भी समझते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, अगर वो होम साइंस से हो रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसीलिए हमें, आपको पता है ये जो एग्ज़ाम होते हैं, हम प्रीवियस ईयर क्यों सॉल्व करते हैं? क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से ही क्वेश्चन बनते हैं। जब मैं बीपीएससी के लिए पीवाईक्यू करवा रही थी, तो काफ़ी बच्चों ने बोला कि नए क्वेश्चन लाइए, नए क्वेश्चन लाइए। नए क्वेश्चन कहाँ से लाएँगे भाई? ये जो आप थ्योरी लेते हैं ना, ये हर स्टेट में आपका वही रहता है। कहीं से अलग से आके होम साइंस वहाँ पर नहीं टपकता है, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो चीज़ों को समझने की कोशिश किया कीजिए, सिर्फ़ रटने से कुछ नहीं होता है कि ये करवाइए, वो करवाइए, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। जब आप चीज़ों को ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको एग्ज़ाम में वो बेनिफिट देंगे ही देंगे। मुझे एक कमेंट आया था, एक लोग ने बताया मुझे कि उनका बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया और मेरी क्लास से उनको काफ़ी हेल्प मिली है। अभी तक तो हमने पाँचों ब्रांच कवर ही नहीं किया है, पाँचों ब्रांच क्या, अभी तक हमने सिर्फ़ 2 ब्रांच कवर किए हैं, तीसरा हमारा होने वाला है।
तो जब आपको आधा आपका हुआ है अभी, तो उसमें आपको इतनी हेल्प मिल रही है, तो सोचिए जब आप पूरा कवर कर लेंगे, सारे प्रैक्टिस कर लेंगे, थ्योरी कवर हो जाएगी, तो आपको कितना हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ, आप मुझे कमेंट करके बताएँगे कि डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? भारत में भी और विश्व में भी, ये दोनों आपको बताना है क्योंकि हमने डब्ल्यूएचओ के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ इसलिए आप यहाँ से मुझे 2 क्वेश्चन बताएँगे कि जो डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी, विश्व में कब हुई थी और भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी? अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन शिशु को किस उम्र तक विशिष्ट रूप से सिर्फ स्तनपान की सिफारिश करता है? क्या वो 6 माह तक करता है, 4 माह तक करता है, 8 माह तक करता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं? मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें कोई डाउट होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 मंथ। तो जो डब्ल्यूएचओ है वो 6 वर्ष की उम्र तक विशिष्ट रूप से सिर्फ स्तनपान की सिफारिश करता है। वो बोलता है कि माँ का दूध ही उसको 6 महीने तक देना चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्वेश्चन नंबर 23 है। बाल्यकाल में पोषण की कमी से होने वाला रोग। तो बाल्यकाल में अगर पोषण की कमी हो जाती है तो उससे कौन-सा रोग होता है? क्या वो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होता है? क्या वो रक्त की कमी होती है? क्या वो पोषणात्मक अंधापन होता है या एक से अधिक होता है या उपर्युक्त में से कोई नहीं होता है? तो आपको पता है कि अगर बाल्यकाल में पोषण की कमी से कौन-सा रोग होता है? अगर पोषण की कमी है तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हो सकता है। रक्त की कमी भी हो सकती है और पोषणात्मक अंधापन भी होता है। आपको पता है अगर विटामिन ए पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? तो उससे आँखों का रोग होता है। रक्त की कमी, आप अगर जो है आपको आयरन भरपूर नहीं मिल रहा है, आपको पोषक तत्व भरपूर नहीं मिल रहे हैं, तो ये सारे रोग हो सकते हैं। अगर कोई बच्चा है उसमें पोषण की कमी है तो उससे उसको सारे रोग हो सकते हैं, चाहे वो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हो या फिर रक्त की कमी हो। आपने देखा है बच्चों में रक्ताल्पता भी होता है, मतलब एनीमिया होता है, ठीक? एनीमिया है, रक्ताल्पता बोलेंगे और पोषणात्मक अंधापन, ये तो होता ही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो 4th है मतलब कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, विद्यालय पूर्व बच्चों के आहार में किस पहलू पर जोर दिया जाना चाहिए? मतलब विद्यालय पूर्व बच्चों के किस आहार के किस पहलू पर जोर दिया जाना चाहिए? बनावट, स्वाद, गंध एवं रंगों में विविधता या फिर जटिल कार्बोहाइड्रेट में के बीच में संतुलन होना चाहिए। मिठाई, आइसक्रीम और फास्ट फूड के उपभोग पर संयम करना चाहिए या फिर एक से अधिक होना चाहिए या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि विद्यालय पूर्व बच्चों के आहार में आपको बनावट, स्वाद, गंध एवं रंग में विविधता होना चाहिए। आपने सुना भी होगा कि रंग-बिरंगे फल हमें खाने चाहिए। रंग-बिरंगे फल का मतलब क्या हो गया कि विभिन्न प्रकार के फलों को हमें अपने आहार में शामिल करना चाहिए। दूसरा, जटिल कार्बोहाइड्रेट के बीच में संतुलन करना चाहिए। यस, हमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के बीच में संतुलन करना चाहिए। अगला है आपका मिठाई, आइसक्रीम, फास्ट फूड के उपभोग पर संयम रखना चाहिए। बिल्कुल, हमें संयम रखना चाहिए। तो इसका मतलब जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, खाद्य मार्गदर्शन पिरामिड में किस खाद्य वर्ग को सबसे छोटा शीर्ष टिप पर स्थान पाना चाहिए? इसमें से कौन है? मतलब कि अगर आप खाद्य पिरामिड बनाएँगे तो उसमें आपको सबसे शीर्ष टिप, मतलब इस तरह से हम कुछ खाद्य पिरामिड बनाएँगे, यहाँ पर ऐसे बनाएँगे, तो इस स्थान पर हमें किसको रखना है? क्या हम वसा और चीनी को रखेंगे? क्या हम दाल और फलियों को रखेंगे? हम मांस उत्पादन को रखेंगे या उपर्युक्त में से एक से अधिक को रखेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो आपको पता है कि शीर्ष पे रखने का मतलब हम किसे रखेंगे? वसा और चीनी को हम शीर्ष पर रखेंगे, ठीक? यहाँ पर हम किसको रखेंगे? फैट एंड शुगर को रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक किशोरावस्था में खान-पान संबंधी विकृत है, जिससे ग्रस्त रोगी बार-बार खाने लगता है, अत्यधिक खाता है और उल्टी तथा विरेचकों के प्रयोग द्वारा पेट साफ करता है? मतलब कि व्यक्ति ऐसी कौन-सी स्थिति है जिसमें व्यक्ति किशोरावस्था में, ज़्यादातर ये किशोरावस्था की समस्या है और किसकी? विशेषकर लड़कियों की समस्या है, जिसमें क्या करता है रोगी बार-बार खाना खाता है, अत्यधिक खाता है और उसे उल्टी और विरेचकों के द्वारा निकाल देता है। क्या वो एनोरेक्सिया नर्वोसा में होता है, बुलिमिया में होता है या एनोरेक्सिया में होता है या फिर एक से अधिक में होता है या उपर्युक्त में से कोई नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुलिमिया में होता है। बुलिमिया में क्या होता है? तो ये इसमें व्यक्ति खाना बहुत खाता है और फिर बाद में क्या करता है उसे उल्टी करके किसी तरह से उसको निकाल देता है, ठीक? इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, एक पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारियों में पोषण से संबंधित है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या उसे नैदानिक पोषण कहते हैं? क्या उसे चिकित्सकीय पोषण थेरेपी बोलते हैं या फिर उसे हम जो है इडेक्टिक्स आहार्य, मतलब ये डायटेक्ट्स आहार्य है, इसको बोलते हैं या उपर्युक्त में से एक से अधिक बोलते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि हम इसको क्या बोलते हैं? जो एक पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारियों से संबंधित होता है, उसे हम ये तीनों बोलते हैं। चाहे वो आपका पोषण थेरेपी हो, चाहे नैदानिक हो, चाहे आहार की हो, हम इन सभी को बोलते हैं इसको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 4th वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नरम आहार है, क्या है? क्या ठोस पर नरम भोजन होना चाहिए? क्या वो हल्के मसाले युक्त भोजन होना चाहिए? रेशे व गैस बनाने वाले भोज्य पदार्थ नहीं होते हैं, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है ये जो नरम आहार होते हैं ना, ये ठोस पर नरम भोजन होते हैं। कैसे होते हैं? ठोस पर नरम भोजन होते हैं, हल्के मसाले युक्त भोजन होते हैं और जो तीसरा है आपका रेशे व गैस बनाने वाले भोज्य पदार्थ नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 4th वाला हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, अधिक वजन वह स्थिति है जब शरीर का वजन, अधिक वजन क्या है? जब शरीर का वजन वांछित वजन से 20% अधिक होता है, तब उसे हम अधिक वजन बोलते हैं। या उम्र, लंबाई, लिंग के अनुसार मध्य मानक वजन से 10 से 20% ज़्यादा होता है, उसे बोलते हैं अधिक वजन। या वंचित वजन से 10% कम होता है या फिर एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कम होने का तो सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि आपसे पूछा गया है अधिक वजन वह स्थिति होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कि उम्र, लंबाई और लिंग के अनुसार मध्य मानक वजन से 10 से 20% ज़्यादा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं अधिक वजन बोलते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कब्ज के दौरान क्या लेना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को कब्ज है तो कब्ज के दौरान उसे क्या लेना चाहिए? क्या उसे अधिक रेशे युक्त आहार लेना चाहिए? अधिक वसा युक्त आहार लेना चाहिए? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन लेना चाहिए? उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन वही आपका ORS होता है, ठीक? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कब्ज के दौरान क्या लेना चाहिए? कब्ज के दौरान आप पहली बात तो अधिक वसा नहीं देंगे। क्या करेंगे? अधिक वसा नहीं देंगे। ओरल रिहाइड्रेशन आपको पता है कि ये दस्त की स्थिति में दी जाती है। जब आपके शरीर में पानी की कमी होती है तब हम क्या देते हैं? तब हम ORS देते हैं, इलेक्ट्रॉल देते हैं। ये सारी चीज़ें हम तब देते हैं जब उसके शरीर में पानी की कमी होती है। तो लेकिन अभी हमें कब्ज है, तो कब्ज के दौरान क्या लेना है? कब्ज के दौरान आप अधिक रेशे युक्त भोज्य पदार्थ का सेवन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 31।
इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कम भार वाले व्यक्तियों का बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? क्या वो 18.5 से कम होता है, 18 पॉइंट से कम होता है, 20 पॉइंट से कम होता है या उपर्युक्त में से एक से अधिक है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इसको ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल है। ये हम बीएमआई जब निकालते हैं तो बीएमआई के थ्रू हमें ये पता चलता है कि हम कि कितना कम भार वाला है, किसे हम ओबेसिटी बोलेंगे, कौन है आपका ओवरवेट, कौन है लो वेट, तो इसका एक चार्ट होता है। हम पढ़ेंगे बीएमआई के बारे में। बीएमआई निकालने के अनेक प्रकार के तरीके होते हैं। आप कई प्रकार से बीएमआई को निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम बीएमआई के बारे में पढ़ेंगे, अभी हमारा न्यूट्रिशन साइंस खत्म होने वाला है, तो हम वहीं पर इसको डिस्कस करेंगे कि बीएमआई क्या होती है, किस प्रकार से निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपको आंसर को रट लेना है। कम भार वाले व्यक्तियों का जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो कितना होता है? वो 18.5 से कम होता है। ये पूरा एक चार्ट है, वो चार्ट आपको याद कर लेना है। अगर इस बार कम भार वाला पूछा गया है तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे अधिक भार वाला पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से कौन-सा गैर मानव संसाधन है? इनमें से आपका कौन-सा गैर मानव संसाधन है? क्या वो धन है? क्या वो कौशल है? क्या वो समय है? क्या वो उपर्युक्त में से एक से अधिक है? या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो आपको क्या बताना है कि इसमें गैर मानव संसाधन क्या है? आपको पता है एक होता है मानवीय संसाधन और एक होता है गैर मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन क्या होता है? जो व्यक्ति के अंदर में निहित होता है। जो व्यक्ति के अंदर में निहित होता है, वो आपका क्या होता है? तो उसे हम कहते हैं मानवीय संसाधन। लेकिन जो आपका जो बाहर दिखता है हमें, जो चीज़ें हम देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं गैर मानवीय संसाधन। जैसे जैसे ये अभी आपको फ़ोन दिख रहा है, ये फ़ोन हो गया, आपके पास जो भी वस्तुएँ जिन्हें आप आँखों से देख पा रहे हैं, वो आपका हो जाता है गैर मानवीय संसाधन। और जिन्हें आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, जो आपके अंदर निहित होता है, जो व्यक्ति के अंदर निहित होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मानवीय संसाधन। जैसे जैसे आपका ज्ञान हो गया, आपका कौशल हो गया, आपकी बुद्धि हो गई, आपका व्यक्तित्व हो गया, इन सबको कोई देख नहीं सकता है। या फिर हम अदर वे में समझे तो जिन चीज़ों को आप छू सकते हैं, जिन चीज़ों को आप चुरा सकते हैं, जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं, वो आपके होते हैं गैर मानवीय संसाधन। और जिन चीज़ों को आप नहीं देख सकते हैं, आप नहीं छू सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, आप चुरा भी नहीं सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मानवीय संसाधन। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या है? यहाँ पे कन्फ्यूज़न आपका ये है, ये समय। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि समय ऐसा है जो अपवाद में आता है। किसी ने मतलब ग्रास और कैंडल एक हो गए और एक निकिल और डॉर्सी हो गए। तो एक ने माना है इसे मानवीय संसाधन तो दूसरे ने इसे माना है गैर मानवीय संसाधन। ठीक? लेकिन अब आपके बीपीएससी ने ऑप्शन नंबर 3 को सही माना है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो सही माना है। मतलब उसने समय को और धन को गैर मानवीय माना है। धन तो आपका ख़ैर गैर मानवीय है ही, लेकिन समय को इसमें जो है इन्होंने गैर मानवीय माना है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा। ठीक? लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी ये तो हमारा बीपीएससी ने सही माना है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपका ऑप्शन बदलता है तो ये आपका समय कहीं पर मानवीय और कहीं पर गैर मानवीय हो सकता है। तो आप चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, बात को समझेंगे, उसके हिसाब से आंसर को देंगे। ठीक? हम इसे ना तो पूरी तरह से मानवीय बोल सकते हैं और ना ही इसे हम पूरी तरह से गैर मानवीय बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसे जो है हमारे अलग-अलग जो वैज्ञानिक हैं मतलब निकिल डॉर्सी और ग्रास एंड कैंडल, इन्होंने दोनों ने एक ने गैर मानवीय तो एक ने मानवीय माना है। तो इसीलिए हम इसे एक अपनी तरफ से पक्का नहीं बोल सकते, नहीं ये मानवीय ही है या फिर ये गैर मानवीय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 है आपका। तो संसाधनों की विशेषता को चिन्हित कीजिए।
जो संसाधनों की विशेषता है वो क्या है, इसे आप चिन्हित कीजिए। आपने संसाधन की विशेषता, हमने संसाधन के बारे में पढ़ लिया है, आपने संसाधन की विशेषता में पढ़ा है क्या कि जो संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, सुलभता देते हैं, सुलभ होते हैं, उपयोगी होते हैं और विनिमेयता होती हैं। मतलब कि विनिमेयता का क्या मतलब हो सकता है, जैसे आप एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास मान लेते हैं टमाटर नहीं है, तो आप जो टमाटर केचअप होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। आपको संसाधनों के बदले में, एक संसाधन के बदले में आप दूसरे संसाधन को प्रयोग में ला सकते हैं। और आपको पता है ये जो हमारे संसाधन हैं, इन संसाधन हमारे सीमित होते हैं, तो हमें संसाधन सीमित है लेकिन हमारी आवश्यकताएँ क्या हैं? असीमित हैं। तो हमारी आवश्यकताओं को, ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं को कम से कम संसाधनों में पूरा करना होता है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4th है वो राइट हो जाएगा, मतलब कि 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि प्रबंधन में यह सुनिश्चित करना कि कार्यकलाप वांछित फल प्रदान कर रहे हैं, उसे कहते हैं डॉट डॉट, क्या बोलते हैं उसको? प्रबंधन में आपने देखा है प्रबंधन के कितने चरण होते हैं? तो 3 चरण होते हैं। कौन? आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। और हमने उसको नियोजन भी अगर हमें दे दिया गया है, तो हम पहले रखेंगे नियोजन, आयोजन, नियंत्रण, देन हम उनका इवैल्यूएशन करेंगे। नियोजन क्या होता है? तो नियोजन जो होता है वो आपका एक मेंटल प्रोसेस होता है, मतलब कि जब हम प्लान करते हैं, ये नियोजन को इंग्लिश में प्लानिंग बोलते हैं। तो जब हम प्लानिंग करते हैं वो क्या होता है आपका नियोजन। तो इसमें आपका जो पूछा जा रहा है कि प्रबंधन में यह सुनिश्चित करना कि क्रियाकलाप वांछित फल प्रदान कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? तो उसे आप कहेंगे नियंत्रण। और आपको पता है कि नियंत्रण क्या होता है? तो नियंत्रण के 3 चरण होते हैं। वो तीनों चरण कौन-कौन से होते हैं? कमेंट करके आप मुझे बताएँगे, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि समय के प्रभावी तरीके से प्रबंधन में कौन-सी स्थिति मदद करती है? कौन-सी स्थिति मदद करती है? क्या वो चरम भार अवधि है, विश्राम है या फिर कार्यवक्र है, उपर्युक्त में से एक से अधिक है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो समय के प्रभावी तरीके को जब हमने पढ़ा था, समय के प्रबंधन के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था। तो क्या उसमें विश्राम भी याद रहा था? एक जो टूल हम यूज़ कर रहे थे जो हम कार्य सरलीकरण में हम एक पढ़ रहे थे, क्या यंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। तो वो यंत्र क्या था हमारा, टूल के तरीके से हम किसको-किसको यूज़ कर रहे थे, तो उसमें आपका चरम भार आ रहा था, विश्राम और कार्यवक्र भी आ रहा था। अब ये चरम भार क्या है? तो चरम भार जिसे हमने देखा था पीक लोड यहाँ पर मैंने इंग्लिश वर्ज़न नहीं लिखा है, तो आप देखेंगे वहाँ पर चरम भार का मतलब पीक लोड। और आपने वहाँ पर भी पढ़ा था जब हमने कार्य सरलीकरण पढ़ा था, ये आपके कार्य सरलीकरण के क्वेश्चन हैं। तो जब हमने कार्य सरलीकरण के बारे में पढ़ा था, तो हमने आपको क्या बताया था? तो हमने आपको ये बताया था कि जो आपका ये पीक लोड होता है, वो हर घर में होता है। अब वो पीक लोड का टाइम क्या होता है? पीक लोड का मतलब ये होता है, जब जब गृहिणी के पास एक साथ में बहुत सारे कार्य करने के होते हैं। तो क्या होता है, जैसे ये आपका हो गया कार्यवक्र और ये हो गया आपका पीक लोड, मानते हैं ये आपका पीक लोड हो गया। तो ऐसे में क्या होता है, मान लेते हैं ज़्यादातर लोगों के यहाँ पीक लोड उनका सुबह के होता है। जैसे जैसे सुबह-सुबह बच्चों का नाश्ता बनाना हुआ, टिफ़िन बनाना हुआ, हस्बैंड के लिए अगर ऑफ़िस जाते हैं उनका लंच पैक करना, उनको नाश्ता देना, घर में वृद्ध हैं उनकी देखभाल करना, और भी लोग हैं, अगर आपको भी ऑफ़िस जाना है या कहीं पर भी आप कार्य कर रहे हैं, वहाँ जाना है, तो ऐसे में एक गृहिणी का जो पीक लोड होता है वो सुबह हो जाता है। अब इस पीक लोड को कैसे कम कर सकते हैं? तो जो घर में व्यक्ति रहते हैं, अगर वो मदद कर दें, अगर वो किसी तरह से मदद कर दें, तो आपका ये पीक लोड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पीक लोड कैसे कम किया जा सकता है? तो घर के लोग अगर मदद कर देते हैं, तो पीक लोड कम हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। आप इन तीनों को कैसे एज़ अ टूल यूज़ करते हैं, जब आप इसका इंग्लिश वर्ज़न देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने इंग्लिश वर्ज़न नहीं लिखा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 36।
कार्य सरलीकरण में मदद करने के लिए कौन सा परिवर्तन का स्तर मददगार है? इनमें से कौन सा परिवर्तन का स्तर मददगार है? ये है आपका भंडारण स्थान और प्रयुक्त उपकरणों में परिवर्तन, अंतिम उत्पाद में परिवर्तन, हाथों तथा शरीर की गतियों में परिवर्तन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है जब हमने कार्य सरलीकरण पढ़ा था तो वहाँ पर हमने चर्चा किया था किसके बारे में, कार्य सरलीकरण की जो अवधारणा दी थी किसने दी थी, तो मार्विन मुंडल के दिमाग की उपज थी ये। और जो इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने परिवर्तन के वर्ग का नियम दिया था। किसने परिवर्तन का वर्ग दिया था, तो वो दिया था आपके मार्विन मुंडल ने। मार्विन मुंडल ने क्या किया था, तो इन्होंने जो नियम दिया था उसमें कितना दिया था, 5 दिया था। कौन कौन सा, एक तो पहला था आपका हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, भंडारण स्थान और प्रयुक्त उपकरणों में परिवर्तन, उत्पाद में परिवर्तन, अंतिम उत्पाद में परिवर्तन और कच्चे माल में परिवर्तन। लेकिन ग्रास और कैंडल ने क्या किया था, इसे छोटा कर दिया था। छोटा करके कितना किया था, तो छोटा करके उन्होंने 3 बनाया था और वो तीनों यही हैं। कौन है, ये तीनों वही हैं जिसको उन्होंने छोटा करके बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, मतलब ये तीनों ही क्या करेंगे, आपके परिवर्तन का स्तर में, मतलब ये कार्य सरलीकरण में मदद करेंगे आपकी ये तीनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि धन की उपयोगिता के लिए नियोजन का सबसे आसान तरीका क्या है? धन की उपयोगिता के लिए नियोजन का एक जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है? क्या वो रिकॉर्ड है? क्या वो लेखा है? क्या वो बजट है? या उपर्युक्त में से एक से अधिक है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं है? तो आपको पता है कि धन के उपयोग के लिए जो नियोजन का सबसे आसान तरीका है ना, वो आपका हो जाता है बजट बनाकर। आप बजट बनाना क्या होता है, धन के उपयोग के लिए नियोजन का सबसे आसान तरीका होता है। आपने ये जो आपका धन व्यवस्थापन है, शक्ति व्यवस्थापन है और आपने देखा है समय व्यवस्थापन, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया है। होम मैनेजमेंट हमारा समाप्त हो चुका है, वहाँ पर हमने इसके बारे में सब कुछ डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, वह कौन सी आय है जो सेवाओं और माल स्वामित्व एवं उपयोग के फलस्वरूप संतोष देता है? क्या वो मानसिक आय है? क्या वो वास्तविक आय है? क्या वो अप्रत्यक्ष आय है या फिर एक से अधिक है या उपर्युक्त में से कोई नहीं है? तो आपको पता है संतोष देने वाले आय कौन से होते हैं? आपने पढ़ा था किसके बारे में? धन के बारे में जब पढ़ा था तो वहाँ पर आपने देखा था कि आपने वास्तविक आय के बारे में पढ़ा था, आपने प्रत्यक्ष आय के बारे में पढ़ा था, आपने अप्रत्यक्ष आय को सुना था, आपने मानसिक आय को सुना था। तो मानसिक आय क्या था? जो आपको संतोष दे रहे थे, जो आपको संतुष्टि प्रदान कर रहे थे, जो आपको संतोष दे रहे थे, वो आपके क्या थे? वो आपके मानसिक आय थे। तो मानसिक आय वह है जो सेवाओं और माल के स्वामित्व एवं उपयोग के फलस्वरूप हमें संतोष प्राप्त होता है। जैसे आप किसी चीज़ का जब उपयोग कर लेते हैं तो जो आपके मन को संतुष्टि मिलती है वही आपका होता है मानसिक आय। मतलब आपने कोई, मान लेते हैं आपने कोई कपड़ा ही लिया, आपने कोई महँगा कपड़ा ले लिया, 1000, 1200, 1500 का कपड़ा ले लिया और आपने उसे 1 दिन या 2 दिन भी नहीं पहना, वो खराब हो गया। तो आपको क्या होता है, बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिलती है। लेकिन जब आप कोई सामान लेते हैं और उसका भरपूर उपयोग करते हैं, तो क्या होता है, तो वो आपको मानसिक आय, वही आपका जो संतोष मिलता है, वही आपका हो जाता है मानसिक आय। तो इसका जो ऑप्शन नंबर पहला है, मतलब कि मानसिक आय, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऊनी रेशे का प्रोटीन क्या कहलाता है? जो ऊनी रेशे में प्रोटीन होता है वो क्या कहलाता है? क्या वो सेरेसिन होता है, केरेटिन होता है, फाइब्रिन होता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक होता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होता है? तो आपको पता है कि जो ऊनी रेशे होते हैं इनमें क्या पाया जाता है, इनमें प्रोटीन पाया जाता है। और साथ में आपको पता है कि जो प्राणिज जगत के, हम ऐसा बोल सकते हैं, जो प्राणिज जगत के रेशे होते हैं उनमें प्रोटीन पाया जाता है। अब वो प्रोटीन कौन है? क्या वो सेरेसिन है? नहीं, क्योंकि आपने देखा था ये सेरेसिन प्रोटीन नहीं होता है।
सेरेसिन एक प्रकार का गोंद होता है जो पाया जाता है रेशम में। तो रेशम में पाया जाने वाला गोंद क्या होता है? वो आपका सेरेसिन होता है। और जो फाइब्रिन होता है ये भी किस में पाया जाता है? तो ये प्रोटीन है। हाँ, ये प्रोटीन है, लेकिन ये ऊन में पाया जाने वाला प्रोटीन नहीं होता है। ये किस में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है? तो ये आपका रेशम में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। तो सेरेसिन नामक गोंद और फाइब्रिन नामक प्रोटीन जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो वो आपका पाया जाता है रेशम में। और आपको पता है कि जो रेशम में से यही जो गोंद हटाया जाता है ना, तो रेशम के गोंद को हटाने के लिए हम कौन-सा प्रोसेस करते हैं? तो हम डिगमिंग प्रोसेस करते हैं। क्यों? गोंद को हटाने के लिए। अब आपको बताना है कि जो गोंद हल्का हो जाता है जिसको हम भारी करने के लिए, वज़न लाने के लिए कौन-सा प्रोसेस करते हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। क्यों? क्योंकि आपने रेशम के बारे में पढ़ रखा है। ख़ैर हम ही बता देते हैं, लेकिन मुझे पता है आप नहीं बताएँगे। तो जो आपका ये रेशम होता है इस पे हम एक परिचर्या करते हैं जिसे हम वेटिंग परिचर्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भार को बाहर लाने के लिए किया जाता है। जब हम गोंद को हटाते हैं ना, डिगमिंग प्रोसेस करते हैं, तो ऐसे में हमारा जो रेशा होता है वो हल्का हो जाता है। अब उसे भारी बनाने के लिए हम वेटिंग प्रोसेस करते हैं उस पे। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट था तो इसीलिए मैंने बता दिया, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी रेशम के बारे में नहीं पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाकर एक बार जो टेक्सटाइल की हमारी क्लासेस हुई हैं, 5 से 6 क्लासेस हुई हैं, उनको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक? तो अब हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ ऊन की बात हो रही है। तो ऊन के रेशे में जो प्रोटीन पाया जाता है वो आपका होता है केराटिन प्रोटीन होता है। और आपके बालों में क्या पाया जाता है? आपके बालों में भी केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, मतलब बाल हो गए, नाखून हो गए, इनमें, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक नरम रोएदार ऊंची सतह जो कैटरपिलर से मिलती हो, जिसकी किसी जटिल धागे से उसे डॉट 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 कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या उसे कर्ल धागा बोलते हैं, या उसे हम सिनेले धागा बोलते हैं, या उनसे हम रेटिन धागा बोलते हैं, या एक से अधिक बोलते हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके बारे में। ये मैंने आपका गूगल से उठाया है, तो आप वहाँ पर चाहें तो देख सकते हैं। तो जो सेनील होता है ना, सेनील एक रोएदार सूती धागा होता है। क्या होता है? एक रोएदार सूती धागा होता है। यहाँ पर आपको पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा है, तो एक बार आप जब गूगल पे जाइएगा और वहाँ पर सेनील यार्न के बारे में डालेंगे तो आपको वहाँ पर आपको पिक्चर भी क्लियर हो जाएगा और चीज़ें भी वहाँ पर मिल जाएँगी। लेकिन हम यहाँ पर समझते हैं कि जो सेनील है ना, एक रोएदार सूती धागा होता है जिसका ढेर सूत की तरह सतह के चारों ओर फैला हुआ होता है। यह बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा फ्रेंच में इसके नाम का अर्थ एक कैटरपिलर होता है। सेनिल यार्न का उपयोग बुने हुए निर्माणों में किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि ये कैसा है? रोएदार है। और यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे कि नरमदार रोएं ऊंची सतह, मतलब आपने देखा ना इस फिगर में, ये फिगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या है? बिल्कुल उभरा सा है, ये बिल्कुल उभरा सा है। तो यहाँ भी वही पूछा जा रहा है कि नरम रोएदार ऊंची सतह जो कैटरपिलर से मिलती है, किसकी जटिल धागे से उसे कहते हैं, किसी जटिल धागे से उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सिनेले धागा, ठीक? तो ये आज हमने डिस्कस किए अपने 40 क्वेश्चन। अभी हमारे 40 क्वेश्चन बचे हैं। हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाती, इसीलिए हम इसे 2 पार्ट में देखेंगे। बाकी क्वेश्चन आपके रेडी हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे नेक्स्ट डे कवर कर लेंगे। तो बस आज के लिए यही 40 क्वेश्चन रखते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बस आज के लिए यही 40 क्वेश्चन हैं। आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।